नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पर हैं और इस दौरान वो पहली जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा मोती झील मैदान में होगी। साथ ही इसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जुड़े 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल की पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। सूबे की कन्नौज सीट को लेकर एक बार फिर सस्पेंस बढ़ता दिख रहा है। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। सपा अध्यक्ष ने यहां से अपनी भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सबकी नजरें नामांकन के आखिरी दिन यानी 25 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि तेज प्रताप की जगह अखिलेश अपना नामांकन कर कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि कन्नौज के बड़े समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव की बैठक हुई है, जिसमें सभी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी को लेकर पुनर्विचार को लेकर आग्रह किया है। तो देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अपने भतीजे को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन अब ये अटकलें हैं कि नामांकन के आखिरी दिन यानी 25 अप्रैल को कल वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं कन्नौज सीट पर। अभी तक अखिलेश यादव की ओर से किसी भी सीट पर लड़ने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अब वो कन्नौज के किले को बचाने के लिए वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट वहां से मैदान में हैं, मौजूदा सांसद भी हैं वहां पर। सुब्रत पाठक अभिनव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद, हमारे संवाददाता। अभिनव, अखिलेश यादव को लेकर अटकलें तेज हैं कि वो अपना नॉमिनेशन कन्नौज से फाइल कर सकते हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी इसकी अटकलें काफी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अब अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल जो समाजवादी पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव अगले 2 दिन के भीतर कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन कर सकते हैं। उनके लिए जो नामांकन पर्चा है वो खरीदने की तैयारी की जा रही है और अखिलेश यादव के जो करीबी हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब अखिलेश यादव ही कन्नौज से फाइनल उम्मीदवार होंगे। कन्नौज के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार अखिलेश यादव से यहाँ चुनाव लड़ने का निवेदन कर रहे हैं और उनकी बात को जो है ध्यान में रखते हुए सपा अध्यक्ष अब कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्योंकि कई जगह पे पहले भी प्रत्याशी बदले गए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी ऑफिशियली इसको घोषित करेगी, कब तक इसकी घोषणा होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी अभिनव जी, कयासबाजी तो हो रही है और प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बदले जाते रहे हैं, लेकिन इस कयास में कितना दम आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए, ये कई हद तक संभव, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव खुद भी आप देखिए कन्नौज की पब्लिक से कनेक्ट रहे हैं, कन्नौज की कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते रहे हैं और लगातार कन्नौज से उनका अलग से खासा जो टच है वो दिखाई देता रहा है और लगातार चर्चा भी थी कि अखिलेश कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अच्छा अभिनव, अगर तेज प्रताप की बजाय अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण अब बनते हैं? क्या ये मुश्किल फाइट होगी बीजेपी के लिए इसके बाद? तेज प्रताप यादव जो हैं, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो सकता है उतना मजबूती से न लड़े, लेकिन अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव हो जाएगा। ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 12 राज्यों के कुल 88 सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव होने हैं। इनमें 8 सीटें यूपी की हैं। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समूह संपादक संजय राजन जी मौजूद हैं। संजय जी, पहले फेज का चुनाव हो चुका है और अब बारी है दूसरे फेज की। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ तैयारियां तमाम दलों की ओर से? देखिए राम, निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि पहले चरण में जिस तरह से 2 मुद्दे काफी अहम कहे जाएंगे। एक तो ये पश्चिमी यूपी का हिस्से में चुनाव हो रहा है, वहां पर सारे सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बिछाई है और तमाम जनसभाओं का दौरा है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, सबने धुआंधार रैलियां की हैं। लेकिन चिंता का विषय तो सिर्फ यही है, चुनाव आयोग से लेकर के हर जगह इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि पिछले बार से करीब 7 से 9% जो कम मतदान हो रहा है वो किस सियासी दल के लिए सरदर्द बनने वाला है।
यानी कुल मिलाकर दावों का बाजार गर्म है और दूसरे चरण का जो भेदी बच चुका है। आज उस शाम 5 बजे वहां पर चुनाव प्रचार समाप्ति भी हो जाना है, लेकिन सारे सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से वहां पर प्रत्याशी उतारे हैं, जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है और इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप के जरिए जनाधार को अपने पक्ष में करने की कवायद की है। आज अलग अलग लोकसभा सीटों पर रोड शो का आयोजन होगा, जो अमूमन होता रहता है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और हमें लगता है कि दिन भर ऐसी ही तस्वीरें इन क्षेत्रों से देखने को मिलेंगी। जी संजय जी, जिस तरीके से समझें कि आज क्या कुछ इस दूसरे फेज में मुद्दे रहने वाले इन 8 सीटों पर जातीय समीकरण भी बहुत ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम फैक्टर हो, जाट फैक्टर हो, क्योंकि रालोद के बीजेपी के साथ आने के बाद अब कहीं ना कहीं रालोद और बीजेपी गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा इस दूसरे फेज में। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे जाटलैंड की बात की जाए या फिर अन्य जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, लोकसभा सीटें हैं, उनके लिए बात की जाए, राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के अलग रास्ते पर चलना, बहुजन समाज पार्टी का 2019 से इतर इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने की कवायद करना और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ आना एक नया सियासी समीकरण बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को अगर देखा जाए राम, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो दलित और मुस्लिम और अदर जो कास्ट होते हैं। दूसरा जो सियासी समीकरण बनता है वो किसानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये सक्रिय किसान आंदोलन का क्षेत्र रहा है। पूरा क्षेत्र गन्ना बेल्ट से लेकर के तमाम तरह के यहाँ पर उपज के जो क्षेत्र हैं वो निश्चित तौर पर किसानों को यहाँ पर काफी सशक्त बनाता है। और किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से टिकैत समेत तमाम लोगों ने मोर्चा खोल रखा है केंद्र सरकार के खिलाफ, एक वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है किसानों की ओर से। आखिर में ये समझना चाहूंगा कि पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग कम हुई है 2019 के मुकाबले, तो अब दूसरे फेज में क्या कुछ प्रयास ईसी की ओर से, साथ ही साथ इन राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, कोशिश तो ये रहेगी सारे सियासी दलों की, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव या तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जनता से अपील की थी पिछले पहले चरण के मतदान के दौरान भी, तो वो घरों से निकले। लेकिन सवाल ये होता है ना राम, कि जिस तरह का मौसम का मिजाज है उसमें कौन कहाँ तक अपने आप को तपा सकता है, ये देखने वाली बात होती है। और उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरे चरण में भी, चूंकि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की ओर से कोई ऐसी कवायद नहीं की गई है, हालांकि ये बात आ रही थी सामने कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिलेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर के ये कहेगा कि वोटिंग का समय शाम में बढ़ाया जाए, जिससे जनता जो है थोड़ी तपती हुई दोपहरी से राहत लेकर के घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हालांकि अभी ये देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या कुछ होता है आगे की क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि चुनौती तो है ही। और इन चुनौतियों के बीच में जिस तरह से दावेदारी की जा रही है, अखिलेश यादव कहते हैं कि मोदी के लोग बाहर नहीं निकले, बीजेपी कहती है कि विपक्षी दलों के लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन ये तय माना जाएगा क्योंकि अभी विशेष कोई सुविधा का ऐलान नहीं किया गया है, तो इस बार भी वोटिंग परसेंटेज जो है उतना ज्यादा नहीं होने वाला है जितना 2019 में हुआ। इस बात की आशंका अभी भी चल रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। अप्रैल के मौसम में गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर लोगों की हालत ख़राब कर दी है। जैसे जैसे अप्रैल का महीना बढ़ता गया, यूपी का तापमान भी ऊपर चढ़ने लगा। नतीजा ये है कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। चढ़ते पारे के सहारे गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से शनिवार तक लू चलेगी। अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मंगलवार को सुबह 9 बजे से ही सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। घर से बाहर निकलने पर धूप चुभती हुई नजर आई। दिन चढ़ने के साथ पारा भी चढ़ता गया। दोपहर 12 बजे के बाद तो घर से निकलना मुश्किल ही हो गया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मेनहोल में गिरकर मासूम की मौत के मामले में बड़ा जो है वो आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। महाप्रबंधक जलकल ने सहायता राशि देने की घोषणा की है। विभाग की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। राजधानी के जानकीपुरम विस्तार इलाके की यह घटना है, जिसमें गिरकर मेनहोल में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी। 8 साल का वो मासूम। हमारे संवाददाता कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कलीम, क्या कुछ ये पूरा मामला और अब सहायता राशि देने की बात कही गई है?
विभाग की ओर से? देखिए राम जी, जिस तरीके की बात की जाए कल के दोपहर में एक 8 साल का जो मासूम है शाहरुख खान, उसको वो जो है एक सीवर के गड्ढे में गिर गया था और गिरने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और उस दौरान अगर बात की जाए जिस तरीके से सीवर के मेन हॉल में वो बच्चा गिरा था, उस दौरान 2.5 घंटे तक लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उस दौरान जब बच्चा निकाला गया तो वो मृत अवस्था में पाया गया था। फिलहाल इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, जो नगर आयुक्त है उन्होंने इस मामले को लेकर के जलकल विभाग के जो एमडी हैं उनको जो है एफआईआर करने के निर्देश भी दिए थे। और इसके बाद जो एमडी की तहरीर पर जिस संस्था को काम दिया गया था उस संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब अगर बात की जाए तो जो मृतक के परिजन थे उन्हें 5 लाख रुपया मुआवजा देने की भी बात कही गई है। और मुआवजा देने के बाद जिस तरीके से जो बात की जाए, जो लापरवाह कंपनी है उसको भी कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट करने की जो बात है वो भी कवायद तेज हो गई। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से जिसको टेंडर दिया गया था उसकी लापरवाहियां लगातार आ रही थी और उस लापरवाही के चलते कई हादसे भी देखने को मिल रहे थे। और उसी के तहत ये जो हादसा हुआ, उस हादसे में एक मासूम को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कलीम, यहाँ 5 लाख के मुआवजे से मौत पर मरहम लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन लापरवाही किसकी है? लापरवाह कौन है? जिम्मेदार कौन है? आखिर ये तय करके उस पर कार्रवाई कब होगी? और क्या इस मुआवजे से मरहम लगाया जा सकता है क्या मौत पर? देखिए राम, जिस तरीके से बात की जाए मरहम लगाने की जो बात है वो मरहम तो लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मरहम लगाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो लापरवाहियां हैं उन लापरवाहियों को लीपापोती करने का पूरी तरीके से काम भी किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो टेंडर पास होता है उस टेंडर में जिस संस्था को ये टेंडर दिया जाता है और उसके बाद अगर बात की जाए जो वहां पे माल लगाया जाता है उसमें पूरी तरीके से लीपापोती भी की जाती है और बंदरबाज भी होता है और उसी का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, इस घटना में भी पूरी तरीके से जो माल की मिलावट की बात की जाए वो पूरी तरीके से लापरवाही देखी गई है। इसके साथ ही जो सीवर के ऊपर ढक्कन रखे जाते हैं उनमें भी लगातार लापरवाही दिखती है, क्योंकि वो कमजोर ढक्कन रखे जाते हैं या फिर यूं कहा जाए कि कुछ सीवर खुले ही रह जाते हैं और टूटे जो ढक्कन है वो रख दिए जाते हैं और जिसके कारण हादसे भी होते हैं। ठीक है कलीम, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जालौन में मामूली से विवाद के बाद थाना अध्यक्षों ने थाने में बुलाकर युवक से बातचीत की, जिसके बाद दबंग ने थाने से निकलते ही युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक को जान से मारने की नीयत से 4-5 लोगों ने घेर कर उसे जान से मारने की कोशिश भी की। इस दौरान युवक ने बाइक छोड़कर दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। सरेआम दबंग की दबंगई से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दबंगों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। ये पूरा वाकया कुठौंद थाना इलाके के कुठौंद कस्बे का बताया जा रहा है। जी, आज 23/4/2024 को थाना कुठौंद क्षेत्र में एक मारपीट की घटना का संज्ञान प्राप्त हुआ है। इसमें थानाध्यक्ष कुठौंद को निर्देशित किया गया है कि इसमें अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करें और दोषियों को पकड़ें। जो भी आगे की कार्रवाई होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।